हेलो एवरीवन। आज जो हम इस वीडियो में अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मुगल कालीन राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था जानेंगे हम मुगल काल की। ठीक है, ये जो कॉलेज सेमेस्टर फोर्थ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फोर्थ से ये रिलेटेड है टॉपिक हमारा। ठीक है, इसमें ये पूरी की पूरी मुगल राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था थी, किस तरीके से प्रशासन को चलाया जाता था मुगल काल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं कि मुगल साम्राज्य की शुरुआत है वो कब से हुई थी। तो यहाँ पे देखते हैं हम। मुगल साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1526 में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हराकर हुई। इस युद्ध को पानीपत की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। अब हम सबको पता है कि जो इब्राहिम लोदी था वो कौन था। पहले जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य से पहले किसका शासन शासन था यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत स्थापित की हुई थी सुल्तानों ने। ठीक है, तो उसका उसमें मोस्टली जो आखिरी वंश था उसमें 5 वंशों ने शासन किया था। उसका जो आखिरी वंश था लोदी वंश, उसका शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो उसी को हरा करके क्या है, बाबर ने क्या किया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था पानीपत में। ठीक है, 1526 में। उसमें क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था। और उसके बाद ही क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हो गई। और मुगल का शासन काल जो है वो 1526 से 1857 तक माना जाता है। पहला शासक इसका कौन था, संस्थापक बाबर। ठीक है, उसके बाद में आखिरी जो इसका शासक रहा मुगल साम्राज्य का वो कौन था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, आखिरी मुगल थे कौन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आता है कि मुगल थे कौन। जैसे कि हमने पढ़ा है कि सल्तनत काल में क्या होने लगा था कि मंगोलों का आक्रमण हमने देखा था। ठीक है, काफी टाइम से क्या है वहां पर मंगोल आक्रमण जो है वो शुरू हो चुका था। तो उसमें सबसे पहले हमने चंगेज खां और तैमूर लग जो इन सब के बारे में पढ़ा था। चंगेज खां जो है वो काफी ज्यादा क्रूर जो मुगल वो मंगोल शासक रहा है। ठीक है, जिसने भारत में भी काफी ज्यादा तबाही मचाई थी। ठीक है, तो उसी के क्या है जो मुगल थे वे मंगोल शासक चंगेज खां और तैमूर लग के वंशज थे। यानी कि माता की तरफ से तो ये चंगेज खां के वंशज थे और पिता की तरफ से ये तैमूर लग के वंशज थे। ये अपने आप को लेकिन स्वयं को मुगल जो थे वे तैमूर लग के वंशज ही मानते थे, क्योंकि चंगेज खां जो है वो काफी ज्यादा अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। तो इसीलिए अपने आप को उसका वंशज नहीं मानते थे इतना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे जो है हमारा मुगल प्रशासन। इसको हम जो मुगल प्रशासन है पूरा, इसको हम पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है राज्य प्रकृति, सेकंड पॉइंट है राजत्व सिद्धांत, थर्ड पॉइंट है हमारा केंद्रीय प्रशासन, फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रांतीय प्रशासन और फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्थानीय प्रशासन। ठीक है, उसके तो इसको हम ऐसे पॉइंट्स में जानेंगे तो इजीली क्या है हमें ये समझ में भी आ जाएगा, और एक क्वेश्चन की फॉर्म में आप भी इसे लिख भी सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आता है तो। और वैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए विस्तार से, तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानेंगे सबसे पहले कि राज्य की प्रकृति, जो राज्य था वहां पर वो उसकी प्रकृति कैसी थी, उसका स्वरूप कैसा था। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है अति केंद्रीकृत शासन प्रणाली। जो राज्य की प्रकृति है फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, अति केंद्रीकृत। केंद्रीकृत यानी कि जहाँ पर केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो, है ना। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, जहाँ पर शक्तियों का बंटवारा नीचे स्तर पर भी हो रखा हो। तो यहाँ पे अति केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। इसके अंतर्गत शासक को सर्वोपरि माना तथा सभी शक्तियां शासक को दी गई थी। शासक की अनुमति के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता था। केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, इसका मतलब क्या था कि जो मोस्टली जो शक्तियां थी वो किसके पास थी, केंद्र के पास थी। ठीक है, यहाँ पर राज्य को और नीचे निम्न स्तर पर जो अधिकारी थे उनको इतनी शक्तियां नहीं दी गई थी। ठीक है, जो मोस्टली शक्तियां थी वो किसके पास थी, केंद्र के पास ही थी, जिसमें कौन शासन कर रहा था, शासक। ठीक है, इसलिए उसको सर्वोपरि माना जाता था और सभी जो शक्तियां थी मोस्टली वो उसी के पास थी। सेकंड पॉइंट में हम अपना देखेंगे निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र था ये, उसका जो स्वरूप था। मुगल प्रशासन के अंतर्गत निरंकुश राजतंत्र था। राजा अपनी इच्छा के अनुसार ही निर्णय लेता था। राजा पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था। कैसा, क्योंकि वहां पे क्या था, बेसिकली जो हमने देखा है कि क्या भाई, जो मुगल शासक थे स्वयं को क्या मानते थे, स्वयं को वो ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे कि उन्होंने जो शासक है उसे किसने चुना है, ईश्वर ने चुना है यहाँ पर शासन करने के लिए। ठीक है, और वो थोड़ा आम जनता से थोड़ा सा अलग होता था।
इसीलिए क्या है, वो उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता था, उस पर ऐसा माना जाता था कि उस पर, क्योंकि उसे ईश्वर ने चुना है तो वो सर्वोपरि है, उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण या फिर अंकुश नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना था। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे जन कल्याणी स्वरूप, यानी कि जो निरंकुश राजतंत्र के बावजूद भी राज्य का अधिकांश स्वरूप जन कल्याणकारी था। ठीक है, यानी कि क्या था भाई, जो उसका स्वरूप था, हम कह सकते हैं कि हाँ वहां पर राजतंत्र था, लेकिन जो वहां के शासक थे, औरंगजेब को छोड़कर मुगल काल के लगभग सभी शासकों ने जन कल्याण के लिए नीतियां बनाई। ठीक है, उदाहरण के लिए अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपना ही वो देखते थे फायदा, वहां पे वो राजा थे, ठीक है, उन्हें चुना गया था, जो भी है वो शासन कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कि भाई अपनी ही नीतियां सौंप रहे थे, वो जन कल्याणी नीतियां भी बनाते थे। उसका स्वरूप ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा निरंकुश वाला था। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि भाई औरंगजेब जो है वो एक क्रूर शासक था, बस उसको मोस्टली छोड़ करके जो बाकी के अन्य शासक रहे हैं, उन्होंने क्या है, जनता के लिए जन कल्याणकारी नीतियां भी बनाई हैं, तभी तो वो इतने टाइम तक टिक पाए। ठीक है, और जैसे कि अकबर को हम जानते ही हैं, वो सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है अकबर। तो अकबर ने भी क्या है, अकबर की जो नीतियां रही हैं, उसने ना केवल अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, बल्कि उसको सुदृढ़ सुदृढ़ भी बनाया था। ठीक है, जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि उसने जजिया कर भी समाप्त किया था। ठीक है, और क्या है कि जो जजिया कर क्या था, बेसिकली गैर मुस्लिम यानी जो मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिमों पर कर लगाया जाता था। ठीक है, तो उसको ये चीज़ ठीक नहीं लगी, इसलिए उसने क्या किया था भाई, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो ये क्या था भाई, लोगों की भलाई के लिए ही था ये। ठीक है, जो यहाँ की जनता थी उनकी जन कल्याण के लिए ही था। रोक फोर्थ पॉइंट है हमारा, रोक और संतुलन की व्यवस्था। ठीक है, चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस आज के टाइम पे भी हम देखते हैं अपनी गवर्नमेंट में है, तो उस टाइम पर ये व्यवस्था किस प्रकार थी, ये देखते हैं। ये व्यवस्था अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से शासन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए शुरू की थी। विभिन्न मनसबदारों को अलग अलग दायित्व सौंपे गए थे। ठीक है, कि क्या था भाई, रोक और संतुलन की व्यवस्था कैसे इसने स्थापित की अकबर ने। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया था कि मनसबदारी जो व्यवस्था थी, मतलब मनसबदारी में क्या था भाई, मनसबदार थे, मनसबदारों को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे, तो ये ना कि अलग अलग दायित्व सौंपे गए थे ये। ठीक है, सिर्फ ना केवल इसके अंतर्गत अलग अलग दायित्व सौंपे गए, बल्कि ये एक दूसरे के प्रति क्या है, उत्तरदायी और जवाबदेह भी थे, जिसकी वजह से इसमें क्या है, रोक और संतुलन की व्यवस्था बनी रहती थी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हमने जाना राज्य की प्रकृति। अब हम आएंगे अपने सेकंड पॉइंट पे, जिसमें हम देखेंगे राजत्व सिद्धांत, कि उसका राजत्व सिद्धांत क्या कहता है। मुगल कालीन जो व्यवस्था थी उसका राजत्व सिद्धांत में क्या बताया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले राजत्व सिद्धांत का उल्लेख अबुल फजल द्वारा आइन ए अकबरी के 77वें अध्याय, जिसे आइन ए रहनमुनी कहा जाता था, ठीक है, उसमें किया है। अब ये आइन ए अकबरी क्या है, जैसे अबुल फजल कौन था भाई, एक जो अबुल फजल था वो अकबर की नवरत्नों में से एक था। ठीक है, जो क्या करता था भाई, जो लिखता था वहां पे। ठीक है, उसने अकबरनामा पुस्तक भी लिखी थी अबुल फजल ने। ठीक है, और उसी का तीसरा जिल्द था ये आईने अकबरी, जिसको अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। ये कई अध्यायों में विभाजित थी, जिसमें 77वें अध्याय में क्या है, राजत्व सिद्धांत का उल्लेख किया है। किसने, अबुल फजल ने। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में दैवीय राजत्व का सिद्धांत। ठीक है, दैवीय राजत्व का सिद्धांत, मुगल शासक स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। अबुल फजल ने राजत्व को फर ए इजादी अर्थात ईश्वरीय प्रकाश बताया। शासक अन्य मनुष्य की तुलना में अधिक ज्ञानी तथा बुद्धिमान होता है। यानी कि यहाँ पर अब क्या बताया भाई अबुल फजल ने दैवीय सिद्धांत में, कि जो दैवीय राजत्व यानी कि जो मुगल शासक है वो क्या है, स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। ठीक है, कि वो क्या है भाई, ईश्वर ने उनको चुना है यहाँ पे शासन करने के लिए। ठीक है, तो वो कुछ तो आम जनता से कुछ अलग है, इसीलिए क्या बोला गया है उनको कि भाई जो शासक होते थे वो अन्य मनुष्य की तुलना में थोड़े अधिक ज्ञानी और बुद्धिमान होते थे। और अबुल फजल ने जो राजत्व था, यानी कि जो राजत्व की एक शक्ति थी, उसको क्या बोला, फर ए इजादी, ईश्वरीय प्रकाश बोला, जो कि क्या है, सीधा ईश्वर से किसको मिलता है, वो शासक को मिलता है, शासक तक आता है, इसीलिए वो शासन करता है। ठीक है, तो एक तरीके से डायरेक्टली उसको मतलब वो ईश्वरीय प्रकाश प्राप्त हो रहा है, ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, किसने, ये जो अबुल फजल ने है।
राजा का शासन दैवीय दृष्टि से वैध है, लेकिन ये शासक को उसके कर्तव्यों से मुक्त नहीं करता है। यानी कि इस लाइन में क्या बताने की कोशिश की है कि जो राजा का, हाँ ठीक है, राजा जो है वो दैवीय दृष्टि से वैध है, उसको ईश्वर ने चुना है, परंतु ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से सभी कार्य करेगा। ठीक है, कि भाई ईश्वर ने चुना है तो कुछ भी नीति बना देंगे, ऐसा नहीं था। ठीक है, उसको अपने कर्तव्यों का, क्योंकि एक शासक को क्या है, एक शासक को अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। वो किन कर्तव्यों से बंधा होता है? बेसिकली उसको क्या करना होता है, जनता के कल्याण के लिए नीतियाँ बनानी होती हैं, ठीक है? अपने जो उसका साम्राज्य है उसका विकास करना होता है, ठीक है? आर्थिक रूप से, हर रूप से क्या है, उसको ऊँचाइयों तक पहुँचाना होता है, यही उसका कार्य होता है। सबसे क्या मेन तो कार्य क्या होता है कि जनता, उसकी जनता जो है, प्रजा है, वो खुश रहे, ठीक है? ऐसे उसको कार्य करने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि भई ईश्वर ने चुना है तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करेगा, वो अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं था, उसको अपने कर्तव्यों का भी पालन करना था। ठीक है? इसी में हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, सुलह कुल नीति का सिद्धांत। ठीक है? सुलह कुल क्या था? सुलह कुल हमने पढ़ा इस नीति के बारे में, इसे अकबर ने शुरू किया था। इसका मेन मोटिव क्या था? उद्देश्य क्या था इसका? इस नीति ने सभी नागरिकों को मिल-जुल कर रहने पर बल दिया। सुलह कुल का उद्देश्य बेहतर शासन की नींव था और इसे अकबर ने शुरू किया था। सुलह कुल किस पे बल देता था? बेसिकली समानता पर बल देता था। और कैसी समानता? धार्मिक रूप की समानता, यानी कि यहाँ पर हर धर्म के लोग थे, हर धर्म के जो लोग थे और जितने भी विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग थे, सभी को क्या है, समान रूप से माना गया था। ठीक है, किसी के साथ भी कोई भेदभाव की जो नीति थी वो नहीं थी। तो इसीलिए क्या था, एक बेहतर शासन की नींव जो है वो इसी से पता चलती है कि जो सुलह कुल की नीति थी वो एक बेहतर शासन की नींव थी, बेहतर शासन की नींव था। थर्ड पॉइंट आता है इसमें, खलीफा को नकारना। कि इसी के पॉइंट में क्या था कि भई इन्होंने खलीफा के पद को नकारते हुए स्वयं को सर्वोच्च माना। खलीफा कौन होता है? एक तरीके का मेडिएटर लगा सकते हैं हम, जो कि क्या है, जो मतलब शासक और किसके बीच? पैगंबर मोहम्मद के बीच, ठीक है? उसके बीच क्या है, एक तरीके से एक मेडिएटर के रूप में काम करता था। तो जैसे कि सल्तनत काल में हम देखते थे कि जो उस टाइम के शासक थे, वो क्या भई क्या करते थे, एक अप्रूवल लेते थे खलीफाओं से, ठीक है? जैसे कि किसने लिया था, जो वो था ना, इल्तुतमिश आपने पढ़ा होगा सल्तनत काल में। तो इल्तुतमिश ने भी, जैसे कि हमने पढ़ा था उसके पॉइंट्स में, कि हाँ, लिया था उसने उसने जो है वो अप्रूवल लिया था, ठीक है? जो तुर्की के खलीफा थे वहाँ से अप्रूवल लिया था, तब वो शासन उसने किया था। वो शासन बेहतर माना जाता था। लेकिन यहाँ पर वो लोग मानते थे खलीफा के पद को, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उसको नकारा। जो यहाँ के जो शासक थे, मुगल कालीन शासक थे, उन्होंने क्या कहा कि भई मुगल शासक केवल पैगंबर मोहम्मद को मानते थे, यानी अपने से ऊपर वो किसको मानते थे? सिर्फ पैगंबर मोहम्मद को। शासन के लिए वे स्वयं को सर्वोच्च मानकर बादशाह कहते थे। इसीलिए वे क्या कहते थे, भई हाँ ठीक है, वो पैगंबर मोहम्मद ऊपर है, उसके बाद हम हैं शासन में, लेकिन सबसे ऊपर कौन है? हम हैं। सर यहाँ पर हम शासन को चला रहे हैं और ईश्वर ने हमें चुना है, ठीक है? तो वो स्वयं को सर्वोच्च मानते थे और स्वयं को बादशाह कहते थे। सार्वभौमिक सत्ता की स्थापना, फोर्थ पॉइंट है, सार्वभौमिक सत्ता की स्थापना। इस राजत्व सिद्धांत का उद्देश्य सार्वभौमिक सत्ता की स्थापना करना था, अर्थात संपूर्ण साम्राज्य पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित करना था। ठीक है, तो ये तो था हमारा पूरा